चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आखिरी लेक्चर मतलब आखिरी लेक्चर नहीं चैप्टर ही हमारा वाले से लास्ट है। चैप्टर नंबर 10 है इसका नाम। कि आपके कोर्स में 10% जो है वो कॉस्टिंग है। तो ये कॉस्टिंग का चैप्टर है जिसका नाम दिया है ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, आइए लिखना शुरू करिए। पहले तो लिखिए चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 10 ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि ये हमारा कॉस्टिंग है और बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, बहुत ही इजी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1। लिखिए व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, देखिए इन टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज वर्ल्ड कॉमा वेयर एवरी वेयर एवरी बिजनेस वेयर एवरी बिजनेस wants wants to become the best, not only in India but also globally, comma choosing the right choosing the right competitive strategy, choosing the right competitive strategy is very important. ठीक है, आगे लिखिए a company can achieve cost leadership. A company can achieve cost leadership only if it has a strong cost and management accounting system। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को बड़ा बनना है और बड़ा बनने के लिए देखो क्या है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। प्रॉफिट कैसे ज्यादा कमाओगे, महंगा बेचो, पर आप महंगा बेच नहीं सकते हर चीज को। ठीक है, क्योंकि आपके सारे प्रोडक्ट तो इतने महंगे नहीं बिक सकते। तो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, तो आपको कॉस्ट लीडर बनना पड़ेगा। कॉस्ट को कम करने के जो मेथड और टेक्निक्स हैं वो कॉस्टिंग में पड़े जाते हैं। तो हमें सिर्फ कॉस्टिंग का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ना है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, लिखिए कॉस्टिंग इज द टेक्निक कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस। यानी कॉस्टिंग में हम कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं, कुछ प्रोसेस पढ़ते हैं, कुछ मेथड पढ़ते हैं ऑफ असर्टेनिंग, यानी निकालना, असर्टेनिंग क्या निकालना, और कैलकुलेटिंग, ascertaining or calculating the cost associated
कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग with producing goods और सर्विसेज, यानी कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाने की जो लागत लगती है, जो कॉस्ट लगती है, उसको निकालने के टेक्निक, प्रोसेस, मेथड हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। हमें सिर्फ एक छोटा सा इसका पार्ट पढ़ना है, क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उससे पहले आप लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमें कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करना है, बस छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, यानी जैसा वो है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका एलिमेंट है, जो उसका नेचर है। तो हम 3 तरीके से कॉस्ट को बांटेंगे जो हमें पढ़ना भी है। सबसे पहला आता है इसमें हमारी डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी आती है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम प्यार से कहते हैं ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स, यानी जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे क्या हैं? ओवरहेड्स। अच्छा, डायरेक्ट में क्या आते हैं? डायरेक्ट में हमारे 3 खर्चे आते हैं। एक आता है इसमें मेरा डायरेक्ट मटेरियल, या आप कह सकते हो डायरेक्ट रॉ मटेरियल, यानी कि अगर मुझे शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने का मटेरियल कपड़ा, मुझे मोबाइल बनाना है तो उसका मटेरियल सर, उसमें जो लगने वाला इनपुट है, प्लास्टिक है, जो उसमें ग्लास है, वो सब जो उसमें मटेरियल लग रहा है वो उसका मटेरियल हो गया। फिर पॉइंट नंबर बी, लेबर या वेजेस कह सकते हो, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। ये वो वर्कर होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, यानी आप जब फैक्ट्री में जाओ और फैक्ट्री में जाके देखो, जो बंदा मशीन पे बैठ के काम कर रहा है उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो होते हैं मेरे लेबर, यानी कि वेजेस के खर्चे। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस लिख दो। और तीसरे होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये कुछ खर्चे होते हैं जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कौन से डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है। एक्चुअली डायरेक्ट खर्चे वो हैं जो कि आप ये बता सकते हो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, मतलब वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना है। उसके अलावा जितने खर्चे बचते हैं, समझो, उसके अलावा जितने खर्चे बचते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट जा रहा है और डेप्रिसिएशन लग रहा है, लाइटिंग का खर्चा हो रहा है, और ऑफिस में एक अकाउंटेंट बैठा है उसकी तनख्वाह, डायरेक्टर्स की सैलरी और ऑडिटर की सैलरी, ये जितने भी अदर खर्चे हैं, यानी डायरेक्ट के अलावा, डायरेक्ट खर्चों के अलावा जितने अदर खर्चे हैं वो सारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। सारे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो हमें जो इसमें मेन पढ़ना है, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, पर एग्जाम में ये कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं। हमें जो कॉस्टिंग की एक छोटी सी ब्रांच यहां पढ़नी है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। आप मार्जिनल कॉस्टिंग को कह सकते हो, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। आइए लिखना शुरू करिए। द प्राइस या ऐसे लिखिए, मार्जिनल कॉस्ट मींस, मार्जिनल कॉस्ट means comma the price to manufacture the price to manufacture a second, ब्रैकेट में लिख देना एडिशनल, a second या एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। मतलब क्या है इसका? देखो, मतलब क्या है कि भाई मैं कुछ यूनिट बना रहा हूं, जैसे लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो उस प्रोडक्ट में क्या लगेगा सर? उस प्रोडक्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी
टोटल फिक्स कॉस्ट लगेगी और फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझो, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसमें क्या लगेगा सर, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, एक टोटल फिक्स कॉस्ट लगेगी, और उन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट। अगर मैं कुछ भी नहीं बनाता, कोई प्रोडक्शन नहीं करता, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट लगेगी? नहीं सर, हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट एंड विल बी क्या, कांस्टेंट पर यूनिट। वो क्या होगी, पर यूनिट पे कांस्टेंट होगी। या मैं कहूं कि जैसे जैसे मेरी आउटपुट बढ़ेगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, मेरी आउटपुट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। जैसे कि अगर मैं एक शर्ट बनाता हूं तो शर्ट बनाने में कपड़ा लगेगा एक 2 मीटर मान लेते हैं, 2 शर्ट बनाने में 4 मीटर, 3 शर्ट बनाने में 6 मीटर। ऐसे ही अगर मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं तो कैलकुलेटर बनाने में प्लास्टिक लगेगी, इसमें अंदर एक चिप लगेगी। एक कैलकुलेटर बनाने में एक चिप और प्लास्टिक, दो में बनाने में और ज्यादा प्लास्टिक और चिप। और ऐसे करते करते क्या होगा, जितने ज्यादा यूनिट बनेंगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, जितना ज्यादा मटेरियल लगेगा उतना ज्यादा हो सकता है मुझे लेबर को भी बैठा के पैसा देना पड़े। तो कुछ खर्चे मेरे वेरिएबल होते हैं, जब प्रोडक्शन होगी तभी होंगे, और जितनी ज्यादा होगी उतने होंगे। अगर उससे कम हो रही है प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, फिक्स कॉस्ट क्या होती है सर, फिक्स कॉस्ट तो आपकी होगी ही होगी, चाहे प्रोडक्शन करो या मत करो, अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। हमारे केस में मान लेते हैं 100 रुपए, हमारे केस में मान लेते हैं 100 रुपए। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर, 100 रुपए। फिर मैंने एक यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10 रुपए। एक यूनिट बनाने पे वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10 रुपए, और फिक्स कॉस्ट तो सेम रही, तो टोटल कॉस्ट हो गई सर 110। फिर मैंने दूसरा यूनिट बनाया, तो एक यूनिट बनाने पे मेरा मटेरियल कितने रुपए लग रहा है सर, 10 रुपए। एक यूनिट बनाने पे मटेरियल लग रहा है 10 रुपए, तो 2 यूनिट पे कितने लगेंगे सर, 20 रुपए। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 120। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या कहती है, मार्जिनल कॉस्ट कहती है कि आप जो एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो, एक्स्ट्रा यूनिट जो बना रहे हो, एडिशनल जो यूनिट बना रहे हो, उसको बनाने की क्या कॉस्ट है, उसको बनाने की क्या कॉस्ट है, दैट इज अवर मार्जिनल कॉस्ट। आओ जरा निकालते हैं। सर देखो, मैंने जो यहां पे सेकंड यूनिट बनाया उसकी कॉस्ट कितनी आई सर, सेकंड यूनिट बनाने की कॉस्ट आई 120। और इससे पहले जो यूनिट बनाया था फर्स्ट यूनिट, उसको बनाने की कितनी कॉस्ट आई थी सर, उसको बनाने की कॉस्ट आई थी 110। तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई 10 रुपए पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट आ गई 10 रुपए पर यूनिट। और मजे की बात, ये 10 रुपए पर यूनिट आपका क्या है, यही तो आपका है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट, समझिए मार्जिनल कॉस्ट ही क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट होती है। क्योंकि सर टोटल अगर आप करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट पहले भी थी अब भी थी। चेंज किस में आ रहा है, चेंज आएगा सर वेरिएबल कॉस्ट में। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि ईच एंड एडिशनल यूनिट को बनाने की कॉस्ट। और नया प्रोडक्ट जब भी आप बनाओगे पहले वाले से एक अलग प्रोडक्ट, मतलब पहला एक बनाया फिर एक और बनाया, सेकंड वाला जब बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, चेंज क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो उसी को नाम क्या दे दिया उन्होंने, मार्जिनल कॉस्ट। यानी बहुत ही सरल भाषा अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा नोट, मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ही क्या होती है मेरी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो लिख देना एमसी इक्वल टू वीसी। मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होती है, वेरिएबल कॉस्ट के। याद रखना, अगर मैं कहता हूं मार्जिनल कॉस्ट या मैं कह रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट तो बात सेम है। ठीक है चलो, तो हम इसमें कुछ चीजें पढ़नी है। सबसे पहले लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये आपको समझ आ गया मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4, बस कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा था, 3। हाँ, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए, पी या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मुझे इसके नाम से थोड़ी दिक्कत है एक्चुअली, मुझे इसके नाम से दिक्कत है। इसका नाम होना चाहिए था कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, इसका नाम होना था कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। ठीक है, मुझे याद करके बताइए, ये लिख लो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको आप पीवी रेशियो भी कहते हो। क्या कहते हो, पीवी रेशियो। ठीक है, समझिए जरा, लिख लिया।
सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है याद करो, मैंने आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, पहले लिखो जरा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आप सेल में से क्या घटा दोगे, वेरिएबल कॉस्ट, तो आप इसको निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, या ऑन पर यूनिट बेसिस, ऑन द बेसिस नहीं, ऑन पर यूनिट बेसिस। आप इसको पर यूनिट बेसिस पे निकाल सकते हो, या ऑन टोटल बेसिस, या कैसे निकाल सकते हो, टोटल बेसिस पे। मतलब सर एग्जांपल कि सर हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट जो है, मान लेते हैं कैलकुलेटर का एक यूनिट जो है वो 200 रुपए का है। कितने का है, 200 रुपए का। और इसको बनाने में जो लागत आती है, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट ही क्या है आपकी, मार्जिनल कॉस्ट। इसको बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है, मान लेते हैं वो लगती है 130 रुपए की। कितनी, 130। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया सर, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 70 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 70। तो कंट्रीब्यूशन क्या है सर, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, कंट्रीब्यूशन मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आफ्टर, आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि सर 200 रुपए अगर मैं कमा रहा हूं तो 130 रुपए पहले किसको दे दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट वालों को दे दूंगा। जो 70 रुपए बचेंगे वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे प्रॉफिट्स में, वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे प्रॉफिट्स में। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब टोटल के बेसिस पे मैं कहता हूं कि मैंने सेल करी, मुझे बताओ एक कितने का था, 200 का। एक है 200 रुपए का कैलकुलेटर, मान लेते हैं मैंने 300 यूनिट बेचे। कितने यूनिट बेचे, 300। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 300 कितने हो गए सर, ये हो गए 60,000। मेरी टोटल सेल कितनी की होगी, 60,000। माइनस कर दूंगा इसमें से मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 130 रुपए। यूनिट कितने बेचे, 300 यूनिट। तो 130 इंटू 300 कितने हो गए, 39,000। कितने हो गए सर, 39,000। तो मुझे बताओ मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर, मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 21,000 रुपए। कितना आ गया, 21,000। तो मैं कंट्रीब्यूशन टोटल भी निकाल सकता हूं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये लिख लिया आपने, इसको लिख लो फटाफट से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, समझिए जरा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना परसेंटेज है सेल का। समझिए मेरी बात, कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है सेल का। याद करो, आप ऐसे ही पहले जीपी रेशियो निकालते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है सेल का। ऐसे ही आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते थे, परसेंटेज निकालते थे कि नेट प्रॉफिट कितना है सेल का। तो याद करो जरा, इसको लिखना मत। आप जीपी रेशियो कैसे निकालते थे सर, जीपी रेशियो हम निकालते थे कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट है कितनी सेल पे इंटू 100, यही करते थे। और नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते थे सर, नेट प्रॉफिट भी यही कहते थे कि कितनी हमारी सेल है, नेट सेल, और यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट इंटू 100। तो इससे क्या निकलता था सर, जीपी परसेंटेज या जीपी रेशियो ये बताती थी कि आपकी टोटल सेल में, आपकी टोटल सेल में कितना परसेंट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट रेशियो ये बताती थी कि आपकी टोटल सेल में कितना परसेंट क्या है, नेट प्रॉफिट। अब यही सेम चीज मैं कंट्रीब्यूशन के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे आप ये बताइए, मुझे ये बताइए कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है आपकी सेल में। तो सेम फॉर्मूला आप यहां लिखोगे, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, ठीक है, जिसको आप क्या नाम देते हो, पीवी रेशियो। तो आप क्या कहोगे इसके लिए भी सर, जैसे जीपी रेशियो थी वैसे यहां पे, बस यहां पे जीपी की जगह क्या आ जाएगा सर, जीपी की जगह आ गया कंट्रीब्यूशन, जीपी की जगह आ गया कंट्रीब्यूशन। और नीचे सर, नीचे वही सेल, नीचे सेल इनटू 100। ये लो, ये क्या बन गया आपका, ये आपका कंट्रीब्यूशन, ये आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज या पीवी रेशियो जिसको आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन रेशियो या
पीवी रेशियो, ठीक है, इसको लिख लो, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज या पीवी रेशियो, बस यही है। यानी जैसे जीपी रेशियो निकालते थे वैसे पीवी रेशियो निकालते हो, बस पीवी बस नाम अलग है, प्रॉफिट वॉल्यूम। भैया जीपी में पता था कि ग्रॉस प्रॉफिट है, एनपी में पता था नेट प्रॉफिट है, यहां पीवी लिखा हुआ है, पीवी का मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम, मतलब कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंट्रीब्यूशन के परसेंटेज की, ठीक है। अब जरा हमारे एग्जाम्पल से निकालते हैं, हम पीवी रेशियो निकालेंगे और दोनों तरीके से निकालेंगे, दोनों तरीके से मतलब हम पर यूनिट के बेसिस पे निकालेंगे और टोटल के बेसिस पे भी निकालेंगे। पहले बात करते हैं पर यूनिट बेसिस। मुझे बताओ पर यूनिट के बेसिस पे मेरा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज या पीवी रेशियो, या आप क्या कह सकते हो उसको, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज पर यूनिट के हिसाब से। तो पर यूनिट में क्या आएगा सर, ऊपर आएगा कंट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और नीचे आएगी सेल मतलब सेल पर यूनिट। क्या आप मुझे बता सकते हैं अभी हमारे एग्जांपल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, ये रहा सर 70 रुपए था, और मेरी सेल पर यूनिट कितनी थी सर, सेल पर यूनिट ये रही 200 रुपए। तो 200 रुपए यहां लिख दो। मुझे बताओ ये 270 का कितना परसेंट है सर, ये पॉइंट में आएगा कुछ, हाँ नहीं 35%, कितना है 35%, कितना हो गया 35%। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि इतना इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का, यानी सेलिंग प्राइस का अगर मैं 35% निकालूं, सेलिंग प्राइस का अगर मैं 35% निकालूं तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। निकाल के देख लो सर, निकाल के क्या देख लो, आपने यही तो करा है अभी। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 200 का अगर मैं 35% निकालूंगा तो कितना आएगा सर, 70 रुपए, कितना आएगा 70। तो यही तो आपने करा है, आपने बस परसेंटेज निकालने के लिए 70 मतलब 200 को नीचे ले गए और डिवाइड कर दिया। मुझे बताइए कहीं से ये मुश्किल लगा है सर, जीपी रेशियो ये नाम बदल के कंट्रीब्यूशन पे कर दिया, पहले जीपी पे करते थे अब कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, और नाम रख दिया पीवी रेशियो। नाम क्या रख दिया इसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्लियर है। अच्छा, ये तो पर यूनिट बेसिस हो गया, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई पर यूनिट। टोटल बेसिस निकाल के दिखाओ, क्या टोटल बेसिस पे भी यही निकलेगा या अलग निकलेगा, एक्चुअली वही निकलेगा। आओ ऑन टोटल बेसिस, आओ जरा टोटल बेसिस करके देखते हैं। तो टोटल बेसिस के लिए मुझे पीवी रेशियो कैसे निकालनी है सर, जहां पे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता था वहां पे मैं लिखूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन, जहां पे नीचे इसके सेल पर यूनिट आता था वहां यह लिखूंगा मैं टोटल सेल्स इनटू 100। ठीक है, आइए टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया था हमारे यहाँ, चेक करो जरा टोटल वाले में। सर टोटल वाले में आया था 21,000, और मेरी टोटल सेल कितनी थी, चेक करो जरा सर, टोटल सेल थी ये 60,000। आओ जरा मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखो जरा, 21,100 डिवाइडेड बाय 60,000 कितना आ रहा है। अरे वाह सर, ये तो जादू हो गया, ये भी 35% आ रहा है। जादू जादू वादू कुछ नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है। क्योंकि आपने टोटल निकालने के लिए ऊपर नीचे यूनिट से ही मल्टीप्लाई करा है, तो आना तो वही है, आना तो वही है। ठीक है, चल तो अब क्या करना है एग्जाम में सर, देखो एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है आपका जब टोटल भी हो और पर यूनिट भी हो, तो आप पर यूनिट लो या टोटल लो, जैसे आपको सही लगे, मतलब जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम करके समझेंगे। मुझे बताइए क्या आपको कंट्रीब्यूशन समझ आ गया। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी है, पहले तो ये लिख लो, ये लिख लिया आपने। एक और फॉर्मूला भी है इसका, लिखिए, व्हेन टू और मोर ईयर्स डेटा इज गिवन। अगर दो या दो से ज्यादा साल का डेटा गिवन होगा तो आपको कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो फिर ऐसे निकालनी है, आपको पीवी रेशियो निकालनी है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स या EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट्स या परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में अगर 2 या 2 साल का डेटा गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और नॉर्मल डेटा गिवन है 1 साल का ही तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस इसको लिखो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इक्वल टू 100। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 100। कंट्रीब्यूशन परसेंटेज को मैं लिख सकता हूं कि पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अगर दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा 100। दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा 100। ठीक है, एग्जांपल से समझो। लेट सपोज कि मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 80 रुपए, एक प्रोडक्ट कितने का बेच रहा हूं 80 रुपए का। मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 45 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 45। क्या आप मुझे कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं? सर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सिंपल होता है, जब मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा 80 माइनस 45 तो कितना बचेगा 35। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सर 35। अब मैं आपसे परसेंटेज पूछ रहा हूं कंट्रीब्यूशन की, जिसका मैं नाम देता हूं पीवी रेशो। तो क्या कहोगे आप? सर देखो 35 रुपए कमा रहे हो जब 80 रुपए की सेल कर रहे हो इंटू 100, आओ चेक करें। सर ये आएगा 43.75%, 43.75%। यानी आप 80 रुपए की सेल करके कितना कमा रहे हो कंट्रीब्यूशन 35 रुपए। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालने की बात करूं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कि वेरिएबल कॉस्ट की क्या परसेंटेज होगी, तो आप कहोगे सर 80 की सेल पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 45 रुपए। आओ जरा इंटू 100, तो 45 इंटू 100 डिवाइड बाय 80 कितना आ गया बताओ 56.25%। अब इन दोनों को ऐड करके देख लो जरा कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो 43.75 कितना आ रहा है 100 आ गया ना 100%। यानी कि पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 100। इससे मैं क्या कर सकता हूं सर, इससे मैं दोनों की अलग अलग रेशियो निकाल सकता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे पीवी रेशियो दे रखी है, मान लेते हैं पीवी रेशियो दे रखी है 20%, तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 80%। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 30%, तो इसका मतलब मेरा पीवी रेशियो कितनी हो गई 70%। ठीक है, ये बताइए समझ आया या नहीं आया, इसको लिख लो। लिख लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। बस खत्म चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं अब चैप्टर में। सर हमने तो सुना था बहुत सारे फॉर्मूले, नहीं कोई फॉर्मूले नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट, पहला कह रहा है पीवी रेशो और दूसरा कह रहा है फिक्स कॉस्ट निकालो। सेल दे रखी है ईयर 1 और ईयर 2। मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 साल की सेल आपको दे रखी हो या 2 साल का डेटा गिवन हो, 2 साल की सेल या 2 साल का डेटा गिवन हो, तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है पीवी रेशो का? सर पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट या ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट या ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, एक मिनट, एक चीज रुको, एक मिनट, ये परसेंटेज हटा दो, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के बिना ही काम हो जाएगा। परसेंटेज हटा दो यहां से, यह है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। ठीक है, तो यहां पे भी जो हमने अभी परसेंटेज लिखा है इसको हटा देना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल है। ठीक है, आइए जरा, तो पहले साल में मेरी सेल है 1,95,000 और उस पर प्रॉफिट था 90,000, सॉरी 9,000।
दूसरे साल में सेल हो गई 2,25,000 और प्रॉफिट हो गया 15,000। आइए पीवी रेशियो निकालते हैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 1, पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ये हम कब करते हैं सर? जब हमें दो से ज्यादा साल का डेटा गिवन होता है। मुझे बताइए जरा, मेरा पहले मतलब प्रॉफिट कितना था? सर प्रॉफिट था आपका ये रहा 9,000 से कितना हो गया 15,000, यानी कितने का चेंज आ गया सर? चेंज आ गया 15,000 था और पहले हो गया, और पहले था 9,000, कितने का चेंज आ गया? 6,000 का चेंज आया। डिवाइडेड बाय सेल कितनी थी पहले? सर सेल थी 1,95,000 से सेल हो गई 2,25,000, यानी कि 15,000 पे सेल थी 2,25,000, और पहले कितनी सेल थी? 1,95,000 इंटू 100। चलिए मुझे बताओ कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 6,000 डिवाइडेड बाय 225 माइनस 195, ये हो गया सर 30 या 3 लाख। तो कितना आ गए? 6,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 लाख, 3 लाख नहीं 30,000 आएगा, सॉरी 30,000 आएगा, इसको ठीक कर लेना, 30,000 आएगा। तो यह आ जाएगा सर आपका 50%। कितना आ गया? 50%। तो हमने पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो कितनी निकाल दी? 50%। तो एक तो इसने ये मांगा था, दूसरा क्या मांगा इसने फिक्स कॉस्ट मांगी है। अब फिक्स कॉस्ट के लिए हमें बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आप बहुत बार बना चुके हो, तो मुझे दोबारा से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। कैसे बनाते बताओ इनकम स्टेटमेंट? आओ सर, हमें बनानी है इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनाते हैं सर? हम यहां लिखते हैं सबसे पहले तो सेल। सर कौन से साल की? कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साल की ले लो। फॉर ईयर कौन सा है? ईयर 1 कर देते हैं। आप कोई भी साल ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर साल में फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। फॉर ईयर 1 मुझे बताओ ईयर 1 में सेल कितनी थी हमारी? सर ईयर 1 में सेल थी 1,95,000। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करूंगा सर? इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। याद करो, सेल में से क्या माइनस करता हूं? वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? क्या क्वेश्चन में? एक मिनट ये रखो, एक मिनट यार, ये गलती हो गई, ये 20% होगा यार। सर हम तो कह ही रहते हैं 20%, इसको ठीक कर लेना, 20% होगा, क्योंकि ये 6,000 और डिवाइड बाय 30,000, हाँ 20% आएगा। सॉरी मैंने 50 लिख दिया, 20% आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी बताओ, क्या आप बता सकते हो? अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरा पीवी रेशियो 20% है, पीवी रेशियो 20% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 100 माइनस 20, यानी कि 80%। कितनी हो गई? 80%। तो 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 80% कितना हो गया? 1,56,000। तो मुझे बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? माइनस करके निकाल लो, या पीवी रेशियो पता ही है आपको कितनी है? 20%। तो 1,95,000, 1,95,000 का 20% करो, कितना आता है? 39,000। तो चाहे माइनस करके निकाल लो, 1,95,000 में से 1,56,000 माइनस कर लो, या 1,95,000 का 20% निकाल लो, कितना आएगा? 39,000। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें से क्या माइनस करते हो याद करो। हाँ सर, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। अब यहां पे ऑपरेटिंग वर्ड नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है? नहीं सर, वही तो निकालनी है। फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आता था? ईबीआईटी। इसी को हम क्या नाम देंगे यहां पे? प्रॉफिट। जब मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता तो क्या आता था? ईबीआईटी। और ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, कितना? 9,000। ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। पहले साल का कितना है? 9,000। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? सर फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 30,000, जो कि है बैलेंसिंग फिगर, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? क्या ये मुश्किल लगा आपको? बस घर पे थोड़ा एक बार आपको करना पड़ेगा और हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इसके कॉन्टिन्यूशन में ही अगला
वीडियो है। ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूं इस वीडियो को, अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन में चलेंगे।